हाँ, सरदार हरप्रीत सिंह उस वक्त के गोल्डन टेम्पल के ठेकेदार से 6 घंटे उनके बेडरूम में बैठकर मेरी बातचीत हुई। आप सोचिए कि भारत के बाशिंदों और असली भारत के धार्मिक गुरुओं, धर्म के नाम पर दुकान चलाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं असली धार्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके दिल कितने पाक साफ हैं। मैं जिस वक्त उनसे बात कर रहा था, 2 घटनाएं सुनाना चाहता हूँ। यहाँ मेरे सिख नौजवान भी मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और ये जो एक मूवमेंट उठी है, जो दलितों को, मुसलमानों को, सिखों को और मजलूम समाज को जोड़ने के लिए उठी है, मैं इसके बारे में दुआएं भी करता हूँ, अच्छी उम्मीदें भी रखता हूँ। और इन्हीं उम्मीदों की वजह से इस वक्त आपके शहर में आया हूँ, ताकि आपको याद दिलाऊं कि आपके पास एक हिस्टोरिकल मौका आ रहा है। आपके 100% वोट पड़ने चाहिए और आपका वोट बटना नहीं चाहिए। आपका वोट एक तरफ पड़े। आप इस पोजीशन में भी हैं, आपको शायद यकीन नहीं आ रहा होगा कि आप झारखंड में अपनी पसंद की सरकार बना सकते हैं। मैं पूरे विश्लेषण के बाद, पूरे एनालिसिस के बाद, कितनी सीटें हैं झारखंड में, वहाँ समीकरण क्या है, कितने मुसलमान हैं और कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और कितने आदिवासी हैं और कितने सिख हैं, उस सब का डिटेल एनालिसिस के बाद यहाँ तक कह रहा हूँ कि आपके नुमाइंदे असेंबली ही नहीं, हो सकता है कि आइंदा की कैबिनेट में वो मंत्री बनाए जाएं। उनके बगैर सरकार बन न पाए। आप किंग मेकर बन जाएं। अपनी ताकत को पहचानिए, भोलेपन से निकलिए, बेवकूफ बनना छोड़ दीजिए। सरदार हरप्रीत सिंह से मैं जब गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने मुझे रोक कर पूछा 1-1.5 घंटे की गुफ्तगू के बाद कि नुमानी साहब, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, आपने कहाँ पढ़ा है? मैंने कहा कि भाई साहब ये बताइए कि ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? आज तक मुझसे किसी ने ऐसा सवाल किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। उन्होंने कहा कि बात अजीब है, आप हिंदी बोल रहे हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं, आप फारसी के अशार सुना रहे हैं, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपने संस्कृत के कुछ श्लोक और मंत्र भी सुनाए, ये कहाँ आपने शिक्षा पाई? मैंने उनको बताया कि मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ। अब तो मैं लखनऊ में नहीं रहता। लखनऊ में एक इंटरनेशनल इस्लामिक इदारा है, दारुल उलूम नदवतुल उलमा। मैंने वहीं पढ़ा है, अरबी वहीं पढ़ी, फारसी वहीं पढ़ी और अंग्रेजी भी वहीं पढ़ी, हिंदी भी वहीं पढ़ी। मैंने किसी स्कूल में 1 घंटे के लिए भी कभी नहीं गया। उसके बाद फिर मैंने देवबंद में पढ़ा, फिर मैंने अलीगढ़ में खुद थोड़ा पढ़ा, उसके बाद मैं मदीने चला गया। मैं मुसलमानों तुमको बताना ये चाहता हूँ कि जब मदीने का नाम मेरी जुबान पर आया तो वो सरदार हरप्रीत सिंह एकदम से कुर्सी छोड़कर, टेक छोड़कर बैठ गए, बड़े अदब के साथ, बहुत एहतराम के साथ, और बड़े अजीब अंदाज से उन्होंने मुझसे पूछा, आप मदीना गए हैं? आप मदीना गए हैं? आप मदीना गए हैं? कोई आशिक रसूल का जो हाल होता, वो अल्लाह का उस बंदे का हाल हुआ। वो जहां हो, अल्लाह उनको इज्जत के साथ रखे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछा कि मक्का शरीफ, आप मक्का शरीफ भी गए होंगे? मैंने कहा हर महीने हम चंद स्टूडेंट्स मदीने से मक्का उम्रा करने के लिए जाते थे। मैं उस वक्त यंग था तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। बस मक्का शरीफ का नाम सुनते ही पूरी दुनिया के तमाम सिखों के सबसे बड़े धार्मिक पेशवा कुर्सी छोड़कर जमीन पर बैठ गए और उनकी आंखों में आंसू निकल आए। कहने लगे, आप कितने लकी हैं, कितने खुशनसीब हैं
क्या मदीना मक्का, मदीना मक्का, मदीना मक्का, कितने साल? मैंने कहा तकरीबन 9 साल। तो बस क्या बताऊं मैं उनका क्या हाल था। एक बच्ची जिस कमरे में बैठकर हम लोग बात कर रहे थे उनके बेडरूम में, उसके दरवाजे पर आकर एक 11-12 साल की बच्ची वो खड़ी होती थी और चुपचाप हम लोगों को देखते रहती थी। कुछ देर के बाद चली जाती थी। मैंने उनसे कहा 2-3 बार जब वो बच्ची आई और गई, तो मैंने उनसे कहा कि शायद ये बच्ची आपसे कुछ कहना चाह रही है, इसलिए इसको बुला लीजिए, बात सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं। मैंने अपनी वाइफ को घर में ये बताया है कि आज हमारे पास जो मेहमान आए हैं वो मक्का मदीना से आए। तो वाइफ तो पर्दे की वजह से आपके दर्शन के लिए कमरे के अंदर नहीं आ रही हैं, लेकिन अपनी बेटी को भेज रही है कि जाओ और जाकर खड़ी रहो, सिर्फ उनके दर्शन करो जो मदीने से आए, सिर्फ उनको दीदार करो जो मक्के से आए।